नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है दो अलग अलग कविताएं हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति प्रेमी है और उनकी बहुत सारी कविताएं प्रकृति पर ही आधारित होती हैं। उत्साह कविता जो है वो एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादलों का आह्वान करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम किसी चीज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो चीज़ मिल जाए ना, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि बस कैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाए, भगवान से भी उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं और आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो उसके बाद की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही प्रकार का उत्साह होता है। तो यहाँ कविता में भी ऐसा ही हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रहे हैं और बादलों से विनती कर रहे हैं, जो आसमान में बादल हैं उनसे विनती कर रहे हैं कि तुम बरस जाओ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग, कि तुम बरस जाओ और इस धरती को शीतलता प्रदान करो। तो बादलों को गरजने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है और अंत में, कविता के अंत में ऐसा होता भी है कि बादल घिर कर आ जाते हैं और बरस जाते हैं। तो वो जो खुशी है, वो जो उत्साह है, उसको यहाँ कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए शुरू करते हैं कविता। पहला काव्यांश है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बादल गरजो कि बादल, हे बादल, बादलों से यहाँ निवेदन हो रहा है, ठीक है, कि हे बादल तुम जोरदार गर्जना करो, अर्थात इतनी जोरदार आवाज करो और इस आकाश को, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, कि इस पूरे आकाश को चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से घेर लो। घेर लो मतलब इस पूरे आकाश में भर जाओ। जब काले काले बादल पूरे आकाश में भर जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि बस बारिश आने वाली है ना। तो वही बात कवि कह रहा है बादलों से कि हे बादल, उनसे निवेदन करते हुए कहता है कि हे बादल तुम जोरदार गर्जना था, जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से घेर लो, पूरी तरफ से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। शांत होकर बरसने का क्यों नहीं है? कि तुम आओ और हल्की फुहारे करके चले जाओ, ऐसा नहीं चाहते हम क्या चाहते हैं कि तुम बहुत बरसो, हद बरसो, ठीक है, खूब बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, ललित मतलब सुंदर, ठीक है, बाल कल्पना जैसे बच्चों की कल्पना होती है, और जैसे छोटे बच्चों के बाल होते हैं ना, घुंघराले घुंघराले काले काले, ठीक उसी प्रकार वो उन बादलों को कैसे कह रहा है। पहले बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले मतलब बादल जो है आसमान में हमें कैसे दिखाई देते हैं, घुंघराले घुंघराले दिखाई देते हैं, काले काले दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या बोलता है कि कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले, अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो, ठीक है। कैसी कल्पना? कि क्या आगे क्या समझाता है कवि, कि जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती है ना। कल्पनाओं कैसे पाले, कि छोटा बच्चा जैसा होता है ना, कि उसके बाल भी घुंघराले घुंघराले होते हैं, वैसे ही बादल भी हमें आकाश में कैसे दिखाई देते हैं, घुंघराले घुंघराले दिखाई देते हैं।
जैसे उनकी इच्छाएं पल पल बदलती रहती है और उनके मन में नई नई बातें और कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदल रही हैं। ठीक है। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे बच्चों के समान दिखने वाले और बच्चों से ही कल्पनाएं रखने वाले ये बादल क्या है, अपना हर वक्त अपना रूप बदल रहे हैं, अपनी कल्पनाएं बदल रहे हैं। ठीक है। और कभी आगे क्या कहते हैं कि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। ठीक है। कि तुम सिर्फ आसमान में छाए मत रहो, तुम क्या करो, अपने हृदय में, और मतलब हृदय में विद्युत छवि लेकर आओ, विद्युत छवि मतलब बिजली के समान ऊर्जा लेकर आओ। ठीक है। और कवि नवजीवन वाले, और जिस प्रकार कवि जो है वो नई नई कविता का सृजन करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार कवि ने बादलों की तुलना किससे की है यहाँ पे, बादलों की तुलना कविता की नवीन नवीन कविता से की है, कवि की नवीन कविता से की है। ठीक है। एक बार इसे पूरा पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। कि कवि बादलों से क्या कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। ठीक है। जिस प्रकार कवि के मन में किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बहुत सारे नए नए विचार आते हैं और वो उन पे कविता लिख देता है, ठीक उसी प्रकार वो बादलों से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम उसमें तुम भी अपने हृदय में विद्युत छवि लेकर आओ, मतलब बिजली सी चमक लेकर आओ और नया जीवन प्रदान करो। ठीक है। कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं। आपने देखा होगा ना कि कवि जो हैं वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, ऐसी ऐसी कविताएं लिख देते हैं कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब इसी कविता को ले लो, उन्होंने एक कविता की रचना कर दी और किस पर कर दी, बादलों को संबोधित करते हुए कर दी। ठीक है। कि वो हमारे अंदर भी एक सोए हुए साहस को जगा देते हैं और अंत की 2 लाइन में वो फिर से कहते हैं कि फिर भर दो बादल गरजो, जिस तरह नई कविता से नया संचार होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में विद्युत छवि को भर दो। ठीक है। और बादल गरजो। ठीक है। क्या करते हैं वो, कहते हैं वो अंत में कि बादलों तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। ठीक है। सेकंड काव्यांश पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे मन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है। क्या बोलते हैं आगे कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमना, निधाग का मतलब होता है तपती गर्मी। ठीक है। कि अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि संसार के सभी लोग, ठीक है, विश्व के निधाग के सकल जन की इस तपती हुई गर्मी से तपते हुए इस पूरे संसार के लोग परेशान थे। ठीक है। और उनके मन की स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था हमें,
वे व्याकुल थे और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन भी कहीं भी नहीं लग रहा था। अज्ञात दिशा से आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा मतलब कौन सी दिशा से चले आए हमें नहीं पता, ठीक है। अज्ञात दिशा से आए हुए अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो और तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, ठीक है। विकल 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 व्याकुल व्याकुल थे, उन्मन थे मतलब अनमना मन हो गया था उनका, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। किनका नहीं लग रहा था? विश्व के निधाक के सकल जन, विश्व इस पूरे संसार के तपती गर्मी से परेशान सभी लोग बहुत ज्यादा व्याकुल थे और अनमन थे मतलब उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, वो इतने ज्यादा व्याकुल थे। फिर ऐसे लोगों की परेशानी देखकर और लोगों की रिक्वेस्ट जानकर क्या हुआ कि कहीं किसी अज्ञात दिशा से अनंत के घन आ गए, मतलब बहुत सारे बादल आकाश में छा गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो और इस चलती हुई धरती को फिर से तुम शीतल कर दो, ठीक है। अब दूसरी कविता हम शुरू करते हैं जिसका नाम है अट नहीं रही है। अट मतलब समा जाना, ठीक है। हमारे अंदर कोई चीज समा गई है और हम उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अट नहीं रही है इस कविता में लेखक ने किसका वर्णन किया है? फागुन ऋतु का वर्णन किया है, ठीक है। कि फागुन ऋतु का जो प्रभाव है हम लोगों पर, उसके कारण हमारे मन से उस ऋतु का जो है हम उस ऋतु की खुशियाँ जो उसके आने पे हमें मिली थी वो नहीं हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन कविताओं में क्या इन पंक्तियों में क्या बोलते हैं निराला जी कि फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा, आभा मतलब चमक, ठीक है, या सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा। आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु जब भी आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, हवा का रुख भी बदल जाता है, हवा में हल्की नमी आ जाती है, बहुत अच्छा वो मौसम हो जाता है। पेड़ पौधे जो हैं वो एकदम खुशहाल हो जाते हैं, भंवरे निकल आते हैं, फूल पत्तियां नई नई निकल आती हैं, तितलियां मंडरानी शुरू कर देते हैं। तो चारों तरफ जब ऐसा मौसम दिखाई देता है तो लोगों का मन भी बहुत खुश हो जाता है। और जब वो बसंत ऋतु खत्म होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो खुशी समाई रह जाती है। तो कवि यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो फागुन माह में वसंत ऋतु का आगमन हुआ था ना, उसकी आभा या उसकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि वो उनके तन मन में समा गई है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। हाँ, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, ठीक है। कि जब बसंत ऋतु आती है तो हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है और उस समय क्या लगता है कि मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो, ठीक है। कि फागुन का महीना जिसमें वसंत ऋतु का आगमन होता है कि वो खुद सांस ले रहा हो और इस सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो, ठीक है। कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि मानो फागुन का महीना खुद सांस ले रहा है और घर घर भर देना मतलब हर घर को महका देता है, ठीक है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे वो क्या कहते हैं कि मानो उन्हें कवि को ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम किसे बोला?
फागुन माह को बोला कि आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो, ठीक है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कि कवि कहता है कि मैं वसंत ऋतु पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ कि वो कहते हैं कि अगर वो आंख हटाने की कोशिश भी करें तो नहीं हटा पा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझते हैं इसको कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि वसंत ऋतु के आने पर क्या हो रहा है कि फागुन का महीना जैसे मानो खुद सांस ले रहा हो और पूरे घर को, मतलब हर एक घर को सुगंधित कर रहा हो, खुशबू से भर दे रहा हो। और इन पक्षियों को, ये उड़ने के लिए इन पक्षियों को चमकीले पर दे दिए हूँ, ठीक है। कि आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है, हर पक्षी बेताब है ऐसे मौसम में खुद उड़ने के लिए। और कवि कहते हैं कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि अगर वो आंख हटाने की कोशिश भी करे तो उससे हट नहीं रही है, ठीक है। तीसरा काव्यांश है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं बड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, ठीक है। कि जब वसंत ऋतु आई है तो अब क्या हुआ, चारों तरफ पेड़ पौधों पर भी फूल पत्तियां आ गई हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो लाल रंग के फूल निकल आए हैं, कहीं पत्तियां जो है वो नई नई निकली हैं, तो एकदम हरी हरी, एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो उसी का वर्णन किया है। चारों तरफ के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि क्या लिखते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आए हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे वो लाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लाल किस लिए, क्योंकि तरह तरह के फूल उगाए हैं बीच में। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो, ठीक है। किसने पहन रखी है, प्रकृति ने, इंसान ने नहीं पहन रखी। यहाँ पर पूरी कविता में, पूरी की पूरी दोनों कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब इंसान की तुलना किसी भी प्रकृति की वस्तु से की जाती है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। अब माला कौन पहनता है, माला तो हम इंसान पहनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माला किसने पहनी है, प्रकृति ने पहनी है। किसकी पहनी है, वो हरे हरे और लाल लाल पत्तों और फूलों की माला पहनी है। और ऐसा लग रहा है, दोबारा पढ़ो इस लाइन को, कि मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में, अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह इस पृथ्वी में समा नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर है, पट नहीं रही है कि मतलब समा नहीं रही है, ठीक है। कि चारों तरफ इतनी सुंदरता भरी पड़ी है, इस वसंत ऋतु के आगमन के कारण जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब इस पृथ्वी में भी वह समा नहीं रही है, ठीक है। पहली कविता में हमने बादलों से विनती करी थी बरसने के लिए और वो अंत में बरस भी जाते हैं। दूसरी कविता में वसंत ऋतु का बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन किया है कवि ने, और वो सुंदरता इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उनके मन तन पर हावी हो गई है और उससे वो नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों, ठीक है। कवि बादलों से क्या कहता है कि सिर्फ फुहारे नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि जो ये धरती है ना वो बहुत बुरी तरह तप रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा मतलब भी है कि
निराला जो है वो क्रांतिकारी कवि है। वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वो लोगों में चेतना जागृत करने के लिए, उनके अंदर जोश जगाने के लिए, बादलों से सिर्फ फुहार लाने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि कुछ गरज के दिखाओ, बरस के दिखाओ, कि एक बारी में ही इतना बरस जाओ कि ये गर्मी जो है धरती के अंदर वो सारी निकल जाए। ठीक है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। ठीक है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ठीक है। सिर्फ मैंने बताया ना कि ये मानवीकरण अलंकार दोनों कविता में आता है। ठीक है। तो उसमें सिर्फ वो बादलों से अगर गुजारिश कर रहे हैं लोग बरसने के लिए, तो कहीं ना कहीं लेखक का विचार ये भी है कि वो समाज में इंसान जो है वो बादलों की तरह, जैसे बादल गरजते हैं बिजली की चमक के साथ, उसी प्रकार इंसान भी समाज में बदलाव लेकर आए, खूब गरजे और खूब बरसे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और उन्हें सुखी बनाता है। दूसरा क्या है? गर्जन करके क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। और तीसरा, नव निर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? ठीक है। कौन सा है ऐसा? जैसे घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ना, अब एकदम जोश में आके इस तरह से बोला जाएगा। राइट। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे, ये चारों जो भी कविता में प्रयोग हुए हैं शब्द, ये कहीं ना कहीं नाद सौंदर्य को दर्शाते हैं। ठीक है। अब अट नहीं रही है कविता के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट हुई है? ठीक है। कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हैं, इन दोनों प्रकार की पंक्तियों में ये प्रयुक्त हुई है। ठीक है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्यों नहीं हट रही? क्योंकि फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि फागुन बहुत ही मतवाला, मस्त और शोभाशाली है ना। क्यों है फागुन को मतवाला क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो है नए नए फूल उगते हैं, भंवरे उन पे मस्ती करते हैं, तितलियां आके उन पे मस्ती करती हैं, और वो अपने आप को शोभाशाली मानते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पेड़ों की डालियां जो हैं वो पत्तों से भर जाती हैं। पेड़ों पर फूल आ जाने से पेड़ कहीं हरे और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। और इन सब को देखकर कैसा प्रतीत होता है? मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर फूलों की माला पहन रखी हो। फूलों की खुशबू भी पूरे वातावरण में फैल गई है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उससे हटाने से भी नहीं हट रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? ठीक है। आपने पूरी कविता में पढ़ा है कि बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया है प्रकृति का। ठीक है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सब ओर फैले सौंदर्य और मन को मोहने वाले, विले नहीं आएगा वाले आएगा, वाले रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य का वर्णन
अत्यधिक अद्भुत तरीके से किया है। वसंत को घर घर में फैला हुआ दिखाया है और यहाँ घर 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 भर देते हुए में फूलों की शोभा की और संकेत किया है और मन में उठी खुशियों को भी दर्शाया है। उड़ने को पर पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। ठीक है, यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है, क्योंकि पक्षी भी ऐसे मौसम में क्या करते हैं, उड़ने बहुत खुश होके उड़ते हैं, मस्ती से उड़ते हैं। उनकी उमंग को दर्शाया है और सौंदर्य से आंख नहीं हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक को दर्शाता है। कवि ने पेड़ों पर आए नए पत्तों व फूलों का अद्भुत सुंदरता से वर्णन किया है। फूलों से फैलने वाली मनमोहक सुगंध का, वृक्षों पर आए नए फलों का, आसमान में अड़ते हुए पक्षियों का, खेत खलिहान में आई हुई फसलों का और चारों तरफ फैली हुई हरियाली से लोगों में आए उल्लास का बहुत ही व्यापकता से वर्णन किया है। ठीक है, मेन 3-4 चीजों को आपको लिखना है, जो कि मैंने आखिर लाइन में पढ़ी है कि क्या क्या सुंदरता का वर्णन किया है उन्होंने। फूलों से फैलने वाली मनमोहक सुगंध का, वृक्षों पर आए नए फूलों का, फलों का, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का, खेत खलिहान में आई हुई फसलों का और चारों तरफ फैली हुई हरियाली का, उन सब का उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन मास के समय प्रकृति हर चीज का पुनर्निर्माण करती है। ठीक है भाई, ऐसा क्या हो जाता है फागुन मास में कि बाकी ऋतुओं से अलग होता है? क्या होता है कि नए फूल आना, नई पत्तियां आना, पक्षियों में नई उमंग भर जाना, लोगों के मन में नई उमंग भर जाना, मीन्स ये सब चीजों का क्या है, पुनर्निर्माण है। ठीक है, पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। इस कारण पूरा वातावरण फूलों की सुगंध से सुगंधित और उनके रंग से रंगीन हो जाता है। मौसम सुहावना हो जाता है, आकाश साफ और स्वच्छ हो जाता है। इस मौसम में पक्षी भी आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास बढ़ जाता है, लोगों में खुशी का माहौल होता है और इन सभी मायनों में फागुन का सौंदर्य अन्य महीनों की, अन्य मास की ऋतुओं से अलग होता है। ठीक है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। अभी तक आपने जितनी भी कविताएं पढ़ी है, हर एक कविता में उनके काव्य शिल्प की विशेषता का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि हर एक कवि का लिखने का ढंग अलग होता है, पर सामान्य बात ये रहती है कि अधिकतर कवि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे पाठक बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी मन की भावनाएं उसमें लिखी होती हैं या साधारण भाषा का भी वो प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ एकाध कवि होते हैं जो अवधि ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें वो जानना जरूरी है। जैसे सूरदास ब्रज भाषा का करते हैं, तुलसीदास अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया है। आपने इनकी कविता सुनकर, पढ़कर भी समझा होगा कि वो भाषा बहुत मुश्किल नहीं है, जिनका अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनकी काव्य शिल्प की ऐसी क्या क्या विशेषता है। दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण किया गया है और प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। ठीक है ना। पहले में बादलों की गर्जना से कवि हमें जागृत होने का संदेश देते हैं। ठीक है, दूसरी में सिर्फ हम सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे? पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने के लिए कह रहा है और
दूसरी कविता में कवि मानो फागुन से ही बातें कर रहा हो। ठीक है, कहीं सांस लेते हो तो कहीं घर भर देते हो। अब सांस कौन लेता है? या तो पशु पक्षी लेते हैं या फिर हम लेते हैं, इंसान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फागुन को बोल दिया है ना, कि मानो फागुन सांस ले रहा हो और पूरे हर एक घर को महका रहा हो। तो यहाँ पर पूरा सीधा सीधा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता है, लयबद्धता है मतलब एक ही लय आपको दिखाई दे रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो पीछे की जो लाल डाल ऐसी जब लाइनें लिखी जाती हैं तो लय बन जाती है, लयबद्धता है। ठीक है, गीत शैली है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना सा था हमारा चैप्टर। दोनों कविता उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं, बहुत ही आसान सी हैं, है ना। छोटी छोटी भी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों कविता अच्छे से समझ आई होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू।